नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी भाई बंधुओं का एक नई क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ पे करंट और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास साथी डेली शाम को 6 बजे यूट्यूब पे डल जाती है, तो आप डेली शाम को 6 बजे तैयार रहेंगे इस क्लास को लेने के लिए। तो डेली शाम को आपको मिलेगी ये क्लास 6 बजे। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय जो साथी कांग्रेस है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको ये बताना है। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, बताएं। क्या सूरत अधिवेशन में, कोलकाता या लाहौर या हरिपुरा अधिवेशन में? एक शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। जो साथी सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे साथी जो नरम दल और गरम दल, नरम और गरम दल, इन दोनों का अलगाव साथी हुआ था। इन दोनों का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। इन दोनों दलों के बीच में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कोलकाता अधिवेशन 1906 हुआ था साथी, और जो कोलकाता अधिवेशन 1906 हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसी अध्यक्षता में, मतलब दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द, अगर आपसे पूछा जाए किस अधिवेशन में या किसकी अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। कोलकाता अधिवेशन 1906 का हुआ था, तो सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग साथी लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसको जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष जो थे लाहौर अधिवेशन के, जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है साथी पूरी आज़ादी। एक प्रकार से पूरी आज़ादी, इसका प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? पेश किया गया था या पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन जो 1936 में 1938 में होता है, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के क्या थे साथी? अध्यक्ष थे। इसमें क्या किया गया था? इस अधिवेशन में साथी जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, इसका गठन किया गया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना जो समिति थी, उसका गठन किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 में जो आयोजित हुआ था, किस राज्य में निर्धारित किया गया था? इसका आयोजन किस राज्य में निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? साथी जो इसका आयोजन कब होगा साथी? तो नवंबर में इसका आयोजन होगा। नवंबर 2026 में इसका आयोजन होगा। कहाँ पे आयोजन होगा इसकी सूचना पहले से दे रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 8वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा साथी? 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी साथी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो पहला संस्करण था, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट जो संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पहला जो इसका संस्करण हुआ था 2018 में, वो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। और उसमें जो विजेता राज्य आप कह सकते हैं, जो विजेता टीम थी, वो हरियाणा की थी। कौन थी? हरियाणा टीम उसमें विजेता थी। पहले संस्करण की बात मैं कर रहा हूँ, पहले संस्करण की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हरियाणा जो टीम थी वो क्या थी? विजेता थी। साथ ही जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये ज़मीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। आप ऐसा समझ के याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है कि जो भारतीय संविधान की किस अनुसूची
में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान किस अनुसूची में है, ये आपको बताना है। जो 7वीं अनुसूची है साथी, ये केंद्र और राज्य, जो केंद्र और राज्य है इनकी जो शक्ति का बंटवारा होता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची, संघ, राज्य और समवर्त सूची, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वो 7वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत किया जाता है। 8वीं अनुसूची में साथी आधिकारिक जो 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो उसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। जो 10वीं अनुसूची है साथी, जब आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 ही अनुसूची थी। और जो 10वीं अनुसूची है साथी, ये क्या है, दल बदल विरोधी कानून है। दल बदल विरोधी कानून है। जो 10वीं अनुसूची थी साथी, वो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में, उसके तहत 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून है, ये क्या हुआ था, जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। 11वीं जो अनुसूची है साथी, ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से। किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है। और इस अनुसूची में पंचायती राज के अंतर्गत कुल कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय शामिल हैं। ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत 11वीं अनुसूची साथी जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है। और इसमें कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी 29 विषय का प्रावधान है, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो साथी है, IAS का जो 100वां पूर्ण देश हाल ही में कौन सा बना है, 100वां पूर्ण देश कौन सा बना है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। साथी जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, ये वैश्विक स्तर पर सौर्य का एक प्रकार से सौर ऊर्जा, एक प्रकार से आप ऐसा समझिए, जो सौर ऊर्जा है, इसके उपयोग को बढ़ाना, और जो जीवाश्म ईंधन है उसके उपयोग को कम करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका जो गठन हुआ था साथी, वो 2015 में किया गया था। 2015 में जो अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति प्लस भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया था साथी, संयुक्त रूप से इसका गठन किया गया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें जो 100वां देश बना है वो कौन सा है साथी, पैराग्वे 100वां देश बना है। कौन सा देश है, पैराग्वे 100वां देश बना है। अगर आपसे पूछा जाए जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में, हरियाणा साथी गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है, 2015 में होती है। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की जाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, और जो वैश्विक ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, उसके उपयोग को कम करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथी आपके स्क्रीन पे, जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, ये आपको बताना है। क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत साथी क्या है, ये जो एक प्रकार से ओजोन परत, ये क्या करती है, ये सूर्य से जो परावैंगनी किरण होती है, कौन सी परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण को रोकने का काम कौन करता है साथियों, तो ओजोन परत करता है, ओजोन परत करता है। और साथ ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए, क्या किया गया था, 1887 में कब किया गया था, हाँ 1987 में मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल शुरू किया गया था। कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा शुरू किया गया था साथी, मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल शुरू किया गया था 1987 में 16 सितंबर को शुरू किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये साथी समताप मंडल में पाया जाता है। कब कहाँ पाया जाता है? किस मंडल में ये परत पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। जो साथी समताप मंडल है, यहाँ पे जो वायुयान संबंधी जो वायुयान या आप हवाई जहाज समझिए, इनके उड़ने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है समताप मंडल। और जो क्षोभ मंडल है, यहाँ पे जो वायुमंडल की जो गतिविधि होती है, जैसे वर्षा हो गया, बादल हो गया, वर्षा बादल, ये सब क्रिया जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल का ऊपरी परत है समताप मंडल है। क्षोभ मंडल का ऊपरी परत क्या है? समताप मंडल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में जारी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इनोवेशन का मतलब एक प्रकार से नवाचार, 2025-26 में है, इनमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है, ये आपको बताना है। जो ग्लोबल नवाचार इंडेक्स है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 39 यानी 39वां स्थान है। कौन सा है साथी? तो 39वां स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष और किन स्टेशनों के बीच में चली थी? पैसेंजर ट्रेन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी साथी, वो 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में, बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसकी कुल दूरी कितनी है? तो साथी 34 किलोमीटर की कुल दूरी है। और इसमें जो डिब्बों की संख्या था, इस ट्रेन में जो डिब्बों की संख्या थी, कुल 14 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे। और कुल मिला के लगभग 400 यात्रियों ने क्या किया था? सफ़र किया था। 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। ये आपको याद रखना है। 1853 में पहली भारत की पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे टू ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध जो कर्तनिया घाट है वन्यजीव अभ्यारण्य, ये साथी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या लखीमपुर है, बहराइच, पीलीभीत या चंदौली में है? साथी जो लखीमपुर खीरी है, यहाँ पे एक दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है क्या? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। और एक यहाँ पे है साथी अभ्यारण्य, जिसका नाम है किशनपुर। क्या नाम है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। साथी ये दुधवा नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। ये कहाँ पे स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। जो कर्तनिया घाट है साथी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहराइच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये बहराइच में स्थित है। लगभग ये 400 वर्ग मीटर, लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। कितना एरिया है? लगभग 400 वर्ग मीटर इसका एरिया है। और इसकी जो स्थापना होती है 1975 में, इसकी क्या होती है? स्थापना की जाती है, यानी एक प्रकार से इसका बनाया जाता है। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए तो पीलीभीत में है। चंदौली में साथी, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो चंदौली में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप बताएंगे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहाँ पे स्थित है साथी? तो चंदौली में स्थित है। ये आप बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है कि जनवरी 2026 में जारी हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? यानी एक प्रकार से साथी ये एक ऐसा हेनेल जारी पासपोर्ट है, इसमें यानी आप बिना वीज़ा पासपोर्ट के किसी अन्य देश में क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए भारत को यहाँ पे 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके तहत भारत में लगभग क्या साथी? 55 देशों, इसके तहत लगभग
55 देशों में बिना वीज़ा पासपोर्ट, बिना वीज़ा के क्या कर सकते हैं, यात्रा करने की अनुमति है। बिना वीज़ा के, बिना वीज़ा के, वीज़ा बिना के आप यात्रा कर सकते हैं 55 देशों में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें टॉप पे कौन है, तो इसमें साथी जो टॉप पे है वो सिंगापुर है। टॉप पे कौन है, वो सिंगापुर है। कौन सा है साथी, वो टॉप पे जो है वो सिंगापुर है, सिंगापुर। लगभग यहाँ पे 192 देश, 192 देश यहाँ के जो नागरिक हैं 192 देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो टॉप पे यहाँ पे कौन है, सिंगापुर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है कि संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। यानी मौलिक अधिकार की सूची से हटेगा तो संवैधानिक एक अधिकार बनेगा। तो वही बताना है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। जो साथी 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान, लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन जो है साथी इसको कहते हैं लघु संविधान संशोधन। पहली बार प्रस्तावना में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे साथी, एक समाजवाद, समाजवादी जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, ये याद रखना है। साथ ही जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में मूल संविधान में कितने थे, 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था साथी, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में हुआ था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा के क्या किया गया था, एक संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था। और वो भाग किसके तहत, भाग 12, किसके तहत साथी, भाग 12 के आर्टिकल आर्टिकल 300 ए में, 301 या 300 ए में के तहत इसको क्या गया था, एक संवैधानिक अधिकार दिया गया संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा साथ ही जो आपातकाल के नियम है, क्या है, आपातकाल के जो नियम थे उनको भी सख्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। यहाँ पे जो 52वां संविधान संशोधन है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ था साथी, ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 10वीं अनुसूची है, दल बदल विरोधी कानून है उससे संबंधित है 10वीं अनुसूची। जो 86वां संविधान संशोधन है साथी, जो 86वां संविधान संशोधन है, इसके तहत आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था, 21 ए जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। निःशुल्क शिक्षा को क्या किया गया, मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। ये हमारा साथी टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। क्लास भले ही छोटी होती है लेकिन एक महत्वपूर्ण क्लास होती है, जहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपस में रिलेट करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ऐसी ही क्लास चाहते हैं तो डेली शाम को हमारे साथ जुड़ेंगे। शाम को 6 बजे ये क्लास डेली यूट्यूब पे पढ़ जाती है। यहाँ पे क्लास कौन सी क्लास है साथी, आज दूसरी क्लास होगी, ये पहली क्लास नहीं है। यहाँ पे दूसरी क्लास आप एक बारी कर देंगे, एक दूसरी क्लास है, एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भाई, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।